मुझे बोल रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, जो मानव तस्करी है। मानव तस्करी के लिए कोई पूंजी का ज़रूरत नहीं है, हुँ, कैपिटल अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। पूरा दुनिया में 3 ऐसे बड़े बिज़नेस है, जो इलीगल वे में कमाई हो रही है। एक आपका हथियार खरीदना-बेचना, हुँ, दूसरा ड्रग्स का है, जो नशीले पदार्थ का खरीदना-बेचना, तीसरा जो मानव तस्करी, जो इंसान को, ह्यूमन बीइंग को खरीदना बेचने का। हुँ, इसमें पूंजी की जरूरत नहीं है तीसरे वाले में। आप कहीं से भी एक औरत को फुसलाया, आप लेके आके किसी को बेच दिया, या किसी बच्चे को उठा लिया, वो केस डालने वाले किडनैपिंग हो ये सर्च करते रहेंगे। हुँ, हुँ। आपने तो उठाया, लेके आके बेचा, आपने दिया क्या होगा? 2 पैकेट चिप्स खिलाया होगा या 1 थम्स अप पिलाया होगा। राइट मैम। ये तो आपको बड़े अमाउंट में पूंजी का जरूरत नहीं पड़ा। तो ये सबसे ज्यादा हमारा इंडिया ऐसा है, रिसीविंग कंट्री भी है, सेंडिंग कंट्री भी है। रिसीविंग मैं बोलूं म्यांमार से है, आपका नेपाल से है, बांग्लादेश से है, या भूटान। पाकिस्तान से या भूटान से, जो आ रहे हैं किसी ना हुँ, किसी तरीका से। इधर से मिडल ईस्ट को, सिंगापुर को, अलग अलग जगह में ले जा रहे हैं। हुँ, तो खरीद खरीदारी इधर भी हो रही है, बिक्री भी इधर से हो रही है। तो जो बिग ब्रदर बोलते हैं ना हमारे हिंदुस्तान को, हुँ, बिग ब्रदर का ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है इस हुँ। मामले में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। हुँ, क्योंकि अभी ट्रैफिकिंग इन पर्सन का एक रिपोर्ट निकालता है, तो हुँ, इंडिया हमारा 2 टायर में है। क्योंकि देखो तुम लोग अभी वॉच हुँ, करो, तुम लोग प्रिवेंट नहीं कर रहे हो, रोकथाम नहीं कर रहे हो। यही तो बार-बार हमें यूएस बोलते जा रहा है इस मुद्दे पर, और यूएन लेवल में भी ये जाती है बात। लेकिन जो तस्करी, जो मानव तस्करी के लिए अलग-अलग कारण हैं, जो टारगेट करते हैं, वो लोग उधर के आसपास के लोग होंगे, फैमिली मेंबर्स है, वो हुँ, लोगों का कनेक्शन दूसरे लोगों का होता है। अभी आप ही सोचिए, अलग-अलग जगहों में कुछ उग्रवादियों का या जो नक्सलाइटियों का होता है। क्या वो लोग हमारे हिंदुस्तान के पार्ट में नहीं है? हिंदुस्तान के है मैम। समाज में है। हुँ, उनको सपोर्ट करने वाले भी हमारे समाज के समाज में लोग हैं। है, हाँ मैम। लोग हैं ना। अभी एक लड़का गया किसी गाँव में, किसी का साथ गया, या उसने, हमारे दिल्ली में भी हो रहा है। दिल्ली हुँ, में आप बहुत सारे फैमिलीज़ ऐसे हैं, शादी के नाम पर, शादी के टाइम में पूरी फैमिली इकट्ठा होती है। ताऊ है, चाचा है, मामी है, माँ-बाप है, सास-ससुर सब हो जाते हैं। अब हुँ, शादी के बाद लड़के उधर से लड़की चला गई ससुराल में, हुँ। उधर से 1 हफ्ते के अंदर वो उधर का सारा सामान समेट के, सोना, भाग गए। चांदी, पैसा निकल के निकल गई। हुँ, बाद में कोई सर्च करने के लिए जाओ, जहाँ सारे फैमिली वो तो हुँ, किराए में थे, वो तो निकल पड़े। हुँ। ये नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है मैम। हर एक जगह में हो रहा है। देखिए, हर एक जगह में जितना भी कानून के हाथ लंबे हैं बोला जाता है, कितना भी लंबे हो, लेकिन जो काम 2 नंबरी करने वाले हैं ना, वो वहाँ से निकल आ रहे हैं। हुँ, हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कानून है। हुँ, इसको रोकथाम कैसा कर सकते हैं? जो करके आ गए उनके लिए क्या करें? उसका बावजूद हो रहे हैं। तो मानव तस्करी ऐसी, जो बच्चों का हम लोगों को अ, हम जो काम करते हैं, बच्चों के साथ किसी तरीका का हुँ, शोषण ना हो, किसी औरत के साथ भी जबरदस्ती लैंगिक शोषण ना हो, या बच्चों को भी इसमें ना न धकेला जाए, ये देखकर हम लोग काम करते आए हैं। आप इससे पहले एक सवाल मुझसे कर रहे थे, सरकार का क्या सहयोग है? हमारे लिए जो जेबी रोड स्थित में जो एक थोड़ी-सी जगह है, जहाँ बच्चे रात-दिन रहते हैं, वो जगह सरकार की है। हम उसमें किराया नहीं देते हैं। बाकी जगहों में जहाँ भी हमारा सेंटर्स है, रात-दिन बच्चे रहते भी हैं, वो हम एरिया डिस्क्लोज़ इधर पब्लिकली नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनका भी हुँ। सेफ्टी का राइट देखना मैम, पड़ता है हमें। राइट वो मैम। सारे किराए की जगह है। हुँ, किराए में हम लोग और सरकार का जो सपोर्ट, जो कानून का सपोर्ट है, या बाकी चीज़ों में जैसे बच्चों को मुझे रखना है, तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को हमें पालन डीजीडब्ल्यू। करना होता है। नहीं, नहीं क्या बोलते हैं मैम? कानून
अच्छा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो हम्म। बच्चों के का देख रेख के लिए है जी मैम, जी मैम। और किसको जरूरत है ऐसे बच्चों के लिए। हम्म। और उसके तहत जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है ये बच्चों के लिए बनाई हुई एक कोर्ट, बच्चों का कोर्ट नहीं बोलूंगी CWC मैं। बोलते हैं क्या मैम? हाँ जी, CWC बोलते हैं, राइट मैम। बाल कल्याण समिति हिंदी में बोलते हैं। राइट मैम। तो इनका भी रोल सबसे ज्यादा होता है। राइट जो मैम। कोई भी सरकारी ऑफिसर आपका सेंटर में आके कभी भी देखेगा आप लोग सही से पालन कर नियमों रहे का हैं कि नहीं? पालन कर रहे हैं या नहीं करके। और जहां सपोर्ट की बात है, कानूनन जो मिशन वात्सल्य है, अभी हमारा एक स्कीम है भारत सरकार का, उसके तहत दिल्ली सरकार का पास भी वो है। और वो हम 125 बच्चे बोल रहे हैं, तो अभी 125 बच्चों का सपोर्ट सरकार से नहीं आता है। तो सिर्फ 25 बच्चों के लिए, वो भी आप पहले पूरा खर्च करो 1 साल, तो 12 महीने के बाद रिएम्बर्समेंट के तौर पर होगा। और एक है सरकार का बहुत बड़ा योगदान मैं बोलूंगी। आप अभी कोविड के दौरान लॉकडाउन था, लॉकडाउन में एक्चुअल लॉकडाउन में थी ये जो पूरा हिंदुस्तान में ब्रोतल में रहने वाली महिलाएं लॉकडाउन में थी, क्योंकि उनको ही कमरे से बाहर उतारने के लिए मना था, रेड लाइट से एरिया जो रेड महिलाएं लाइट थी। एरिया से, और उन्हीं को जीना उतरना मना था क्योंकि पुलिस भी ज्यादा फोर्स में उसी इलाके में था। दिल्ली में भी ऐसे ही था, दिल्ली में वही लॉकडाउन में थे। उस दौरान आप हम लोगों ने शुरू किया था, बहुत सारी संस्था ने हम लोगों को मदद किया। हम लोग रेशन बांटने का या उन लोगों का कपड़े का या बच्चों का दूध हम खरीद के लेके आके रखते थे सेंटर में, और वो लोग आके लेके जाते थे, क्योंकि हमारे पास एक मैपिंग था कितना बच्चे होंगे और 5 साल से नीचे के बच्चे कितने हैं, उनको दूध की जरूरत है, रेशन, ये सारे हम कर रहे थे। लेकिन बाद में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था, क्योंकि कुछ लोगों ने आपने देखा होगा या आप मीडिया में है, दिल्ली सरकार ने हर एक वर्ग को कॉम्पनसेशन दिया। राइट मैम। किसी को ऑटो ड्राइवर तक 5,000 या साइकिल रिक्शा को, मजदूरों को, हर एक को। लेकिन जो ब्रोथल में रहने वाली महिलाओं को नहीं दिया। उस दौरान 3 महीना लगातार जिसका खाता था उनको 500 रुपए महीने में, 500 का हिसाब से महिला का नाम में जो खाता था उनको आए हैं, उसका अलावा नहीं आया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश निकाला, इन महिलाओं को भी रेशन और कोई भी मॉनिटरी हेल्प का जरूरत है करके। और राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने एक गाइडलाइन निकाली, इन औरतों को, बच्चों को मानवीय दृष्टि से देखना चाहिए और इन लोगों को भी मदद करना चाहिए, सरकारी योजना से जोड़ा जाए। हमने दोनों का निर्देश और को लेके महिलाओं से बात किया। 2021 में बात किया हमने महिलाओं से, करीब 45 महिलाओं ने भाग लिया मीटिंग में। उस वक्त दोनों तरफ का, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का गाइडलाइन भी और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश को भी रखकर चर्चा किया। और हम रेशन बांटते वक्त एक हुआ था, DCPCR जो हमारे दिल्ली में है, दिल्ली कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, उनका रिप्रेजेंटेटिव आए थे, और उस दौरान के दिल्ली सरकार के जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे और फूड को भी देखते थे, वो भी आए हुए थे। एकदम हमारा सेंटर का सामने हम लोग रेशन बांट रहे थे महिलाओं को। महिलाएं आए और थोड़ा सा बातचीत दौरान हमारे अवधेश यादव जी है जो CEO है जो SPID के, वो और बाकी लोगों ने मिलके उनको ब्रोथल लेके गए मिनिस्टर को। औरतों ने ब्रोथल में 2 चीजें सामने रखी, हमें पेंशन दीजिए और रेशन कार्ड दीजिए। वेरी गुड। तो ये 2 मुद्दों को लेके हम ये 45 महिलाओं के साथ चर्चा किया और आगे बढ़ाया मुद्दों को। सरकार की अच्छी पहल है मैम, और आपके NGO के साथ है, ये तो बहुत हम ही लोगों अच्छी बात ने है। उस दौरान बहुत अच्छे, अभी वो सोशल वेलफेयर के सेक्रेटरी है, नहीं तो
ये वुमेन एंड चाइल्ड की जो WCD की जो डायरेक्टर रही है डॉक्टर रश्मि सिंह, वो थी। और सुप्रीम कोर्ट में एक केस 2010 से चल रहा है, जो वेश्यावृत्ति में रहने वाली महिलाओं के लिए किस तरीका का और बच्चों के लिए किस तरीका का सुविधाएं देनी चाहिए सरकार ने करके, उसके तहत हमने सारे ये मुद्दों को इकट्ठा करके गए, सामने रखा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का सामने, इनको पेंशन की जरूरत है। उधर डायरेक्टर का सामने भी ये बात रखा। नया योजना बनाए, इन महिलाओं के लिए समय लगेगा, सालों साल लगेगा। क्योंकि आपको ये बताना चाहूंगी, जो ट्रैफिकिंग मुद्दा जो आपने उठाया है, जो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट का अभी मुझे लगता है 30-35 साल हुए, चर्चा ही हो रही है, चर्चा ही हो रही है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, उस तरीका का नहीं हुआ है। तो अभी नया एक कानून लाना है, एक स्कीम लानी है महिलाओं को, और कितने साल लगेंगे। तो उन्होंने कहा एग्जिस्टिंग स्कीम में यूटिलाइज करेंगे हम लोग, उस मुताबिक महिलाओं को हम लोगों ने कोशिश किया। महिलाएं कम से कम GB रोड में रह रही है तो 5 साल का प्रूफ होना चाहिए, एक रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए 5 साल पुराना। उसको देखते हुए हम लोगों ने 2021 में 51 महिलाओं का नाम को आगे रखा सूची। उसमें 49 का लोगों को महीना 250 रुपए 2500 आना शुरू हुआ। 2 लोगों का रिजेक्ट इसलिए हुआ, वो स्पेलिंग का थोड़ा सा आप डबल ई लगाओ या आई लगाओ एक स्पेलिंग में, उस हिसाब से बाद में करें। क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट में कोई आप रीमा बोलोगे, RIMA भी रीमा होगा, REEMA भी होगा, तो वो उस हिसाब से बाद में उनको भी मिला। आज के दिन में कितनी महिलाओं को मिल रहा है आज के दिन में 182 महिलाओं को 2500 रुपए उनका खाते में आ रहा है। जिसका खाता नहीं था, हम लोगों ने खाता खुलवाया। एज ग्रुप क्या है मैम? 60 नहीं, ओल्ड एज का नहीं है, ये एक दूसरा स्कीम के तहत अप्लाई किया। किसी भी उम्र की महिला हो, 18 से ऊपर, 18-25 साल तक का किसी का ये नहीं है, 30 साल तक का महिलाओं का भी कोई प्रूफ नहीं है। मतलब एक बार वो स्कीम अगर लग गई तो फिर वो आजीवन उसके साथ रहेगी, वो रहेगी। हाँ। तो जैसा अभी दिल्ली सरकार ने भी, चीफ मिनिस्टर ने 2500 देंगे बोला है, लेकिन उन्होंने भी बोला है रेखा गुप्ता जी ने, हाँ, और 5 साल पुराना प्रूफ चाहिए दिल्ली का, हाँ, महिला को, उन्हीं को मिलेगा। सो जो भी है, बट ये महिलाओं को अभी बाकी महिलाओं का प्रूफ सही से नहीं है। रेजिडेंस प्रूफ होना जरूरी है, आधार कार्ड कहीं का भी हो चलेगा, बट आपका रेजिडेंस प्रूफ मेनली बैंक खाता या आपका वोटर लिस्ट में नाम उधर का उस अच्छा, मेरा एक सवाल इसमें ये बन रहा है कि जैसे ये महिलाएं हैं और आप इनके बच्चों के रिहेबिलिटेशन के लिए काम करती हैं, तो वो बच्चे अपनी स्वेच्छा से आपको देती हैं या उसमें भी कुछ पेच होता है? कैसे आप उस चीज को मैनेज करते हैं? देती है क्या मतलब है? हाँ। बच्चा तो माँ का ही है। हाँ, नहीं आपके पास तो आपके सेंटर में बच्चा अगर आ रहा है, सेंटर में दाखिला करने का, माँ तो जल्दी से अपने बच्चे को छोड़ती नहीं है ना। देखिए, इसमें उसमें बच्चियां भी होंगी और बच्चे भी होंगे। हाँ, हाँ। तो वो कैसे आप पे विश्वास करते हैं? ये भी एक सोचने वाला विषय है ना। अब ये सोचिए, आपके साथ और भी संस्थाएं भी वहाँ पे काम कर रही होंगी। संस्थाएं बहुत सारी है। मैंने जो मैं महिलाओं के आभारी हूँ। महिलाओं ने मेरे ऊपर एक विश्वास रखा है। राइट मैम, वही मैं अभी मेरा इतना साल हो गए, इतना साल से जो उन्होंने एक मेरे ऊपर एक विश्वास रखा है ना, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। वो विश्वास के साथ मेरे जो कोलीग भी है, मेरी टीम है, वो लोग भी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं अच्छे तरीका से। महिलाओं की हर एक परेशानी, बच्चों की हर एक परेशानी को हम लोग डील कर रहे हैं। तो और हमारा ये एक सिद्धांत है, मैं जाके बच्चे को हाथ पकड़ के लेके नहीं आऊंगी, मैं मोटिवेट करूंगी, मैं उनको समझा दूंगी। सब करने के बाद मेरी पूरी कोशिश है बच्चे को वो नीचे उतार के सेंटर तक लाए। इस बात के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं समाज के अंदर। आपको अगर 1000 सैल्यूट भी किए जाए ना तो वो भी कम है। बस सीमा पे तो सैनिक काम कर ही रहे हैं, मगर यहाँ पर आप जो इतना अच्छा काम कर रही है और मानव के लिए, एक इंसान के लिए और बच्चों के लिए स्पेशली काम कर रही हैं,
बहुत 1000 सैल्यूट भी कम है आपके लिए ना। धन्यवाद। बहुत मैम, बहुत अच्छा आप काम कर रही है। मैं तो सुन के ना बड़ा मतलब मेरे को अपने आप में एक अंदर से कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा है, भावुक भी हो रहा हूँ कि कैसे आप ये सब कर रही हो। और आप जैसे बता रही हो ना कि वो खुद बच्चे को लेके आती है, मतलब इतना आप मोटिवेट कर दे रहे हो उनको, कैसे हो पा रहा है और कैसे आप कर रही हो। 1000 बार सैल्यूट है मैम आपको। धन्यवाद। बहुत अच्छा बहुत मैम, बड़े और आप मुश्किल ऐसे ही होता है। करते रहिए, कीप इट अप। बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपके साथ ये बात करके। मगर बातों को और आगे भी लेके जा रहे हैं। अभी हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में हम और भी ज्यादा बात करना चाहते हैं मैम, उसके बारे में बताइए आप। और ये भी बताइए कि जो जो जाने अनजाने से उस दलदल में फंस गया है, आप तो नहीं करती हैं, मगर कोई लोग जो करते हैं वो कैसे उसको वहां से बच्चे को निकालते हैं, उस महिला को निकालते हैं जो जाने अनजाने में वहां पर आ गई है, और फिर वो अपनी खुशी से वहां पे रहती है या उसके ऊपर दबाव रहता है। कई बार में मैंने ये भी सुना है और देखा है कि एक बार बच्ची वहां पर आ गई, जैसे आपने भी बताया कि वो उसके लिए फिर कोई रास्ता नहीं है, तो वो अपनी खुशी से वहां पे रह रही है। तो वो कब तक वहां पे रह रही है या वो कब तक रहेगी, कब वो वहां से निकलेगी? तो आप बताइए मैम इसके बारे में। खुशी से नहीं रहेगी वो, गम हाँ से रहेगी वो। हाँ मैम, राइट मैम। मैं बोल रही थी खुशी से नहीं, गम से रहेगी। हाँ। देखिए मैं एक ये बताना चाहूंगी, जो आप मुझे इतना बड़ा वर्ड से ये कर रहे थे, इंसान के रूप में हम लोग इस दुनिया में हैं। नहीं मैम, आप किसी के लिए मैं बता भगवान रही भी हो। आप हो तो इंसान, मगर आप नहीं किसी नहीं, के मैं लिए आपको भी उस बोल रही महिला से पूछो ना जिसके बच्चे को आप उंगली पकड़कर स्कूल ले गए, उसके दिल से पूछो वो उसके मन में क्या आपके लिए एक श्रद्धा और एक भाव होगा नहीं, और क्या रेस्पेक्ट होगी। मैं पूरी जनता को बोलूंगी, राइट मैम। इंसान के रूप में इस दुनिया में हो, जाने से पहले किसी को राइट मैम। नुकसान मत करो, जी मैम। लेकिन कुछ करो जो आपको याद ही छोड़ के जाना पड़े। अच्छा काम करो, ऐसे लोगों के लिए मदद करो, यही मैं बोलूंगी। जी मैम। बट आप बोल रहे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल को, हम देखिए महिला एक बार पहुंच जाती है उधर, पहुंच जाने के बाद उसको एकदम नहीं निकल पाएगी। मैंने बताया जो हमारे परिवारों में जो या समाज में जो रूढ़ी है उसको वो तोड़ नहीं सकती है, रहती है, कंटिन्यू करती है, लेकिन वो गम से रहेगी। और बीच में उसका एक उसके साथ और एक घटना होती है, वो उसको शराब का एक आदत शुरू हो जाएगी, क्योंकि अपना देखो, इंसान अपने फिल्मी दुनिया में देखा है, इंसान को गम भूलना है तो शराब पिएगा, तो इधर भी वही होता है। तो उसमें जब जाती है वो अपना शराब में रहेगी, मतलब शराब का कमाएगी, सहारा ले लेती है वो सहारा अपने ले, जीवन को जीने के लिए। बिल्कुल ये हो जाता है, और रहने लग जाती है वो, क्योंकि वो जो जो खरीदार है या जो भी उसको आश्वासन दे के अपने पास रखता है, उनका एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, लिखित रूप का नहीं है। देख मेरे साथ 3 साल रहना, आप जो भी 3 साल कमाओगे तो 3 साल का बाद आप घर जाओगे, मैं आपका घर वालों के लिए जो जो देना चाहती है वो सब बता देगी, लिस्ट आउट करेगी आपको। अभी तो कान का सोने का वगैरह देने का वादा नहीं होता है, नहीं तो पहले ये होता था, कान के लिए दे देंगे या गले के लिए देंगे या इस तरीका का होता था। अभी सोना का दाम ही आपने बढ़ा दिया इतना ज्यादा, तो कहाँ से सोने का, तो पैसा देने के सारे वादा करते हैं। कुछ लोग उसको रखते हैं ना, उस महिला को, ये वादा पूरा भी करते हैं, उसको 3 साल का बाद घर तक जाने का बंदोबस्त करते हैं। उसके बाद बच्ची को कैसे पहचानते हो, किसको निकालना है, वो कैसे पता चलता है, कैसे आपका उसका IQ मतलब देखिए कैसे देखिए, हम लोग जब हम या हमारे कोलीग जब जाते हैं, हमें नया लोग जो आते हैं, नया दिखेंगे उधर, बोलेगी बोलेंगे इस बच्चा के लिए आपको दाखला दिलाना है आपका सेंटर में, और आगे की पढ़ाई करवाना है। हमारी जिंदगी तो नरक हो गई, हमारा बच्चों को आगे के लिए कुछ हम अच्छा सोचते हैं करके, उसी हिसाब से हम बच्चों को आगे की पढ़ाई करते। आज का दिन में आपका माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चे शुरुआत में हमारा सेंटर में रहे, आज का दिन में कोई डॉक्टर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई नर्स है, कोई टीचर है, कोई होटल मैनेजमेंट पे, अलग अलग पेशा में काम कर रहे हैं, अलग अलग पेशा में काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे अपने माँ लोगों को भी इधर से लेके गए हैं, अपने गांव में रखे हैं या अपना घरों में रखे हैं, वो
अलग किराए का मकान लेके, ऐसे भी है। इसके लिए हम उनको बच्चों को भी काउंसलिंग देते हैं, बोलते हैं। देखो उनको भी लगता है, बच्चे बड़े होने के बाद लगता है मेरी माँ ने ये गंदा काम क्यों किया? क्योंकि समाज अपनाता नहीं है। उनको लगता है जब पता चलने पर, कुछ माँ लोग पता होने ही नहीं देते हैं बच्चों को। तब हम बच्चे को तैयारी करते हैं, देखो बेटा इच्छा से माँ नहीं आई है इधर, माँ को किसी ने धोखे से लेके आए हैं। तो धोखे से लेके आए हैं तो चॉइस नहीं था उनको कोई भी। अभी है, कर रही है, लेकिन आपको एक चांस मिला पढ़ने के लिए, आप पढ़ लिख कर कुछ बनो और माँ को इधर से हटा दो, वो आपका हाथ में है। ये हम लोग समझाते, और हमारा एक ही मोटिव होता है माँ और बच्चा का बॉन्डिंग अच्छे से रहे। और हमारे पास बच्चा आता है, माँ का नाम से ही रजिस्टर होता है, एडमिशन हम लोग लेते हैं, और जो भी बाल कल्याण समिति में भी नाम जाता है माँ का नाम से ही होता है। और हम जो माँ ने आके दाखिला दिलाया तो बच्चा को लेने भी माँ ही आएगी, जो छुट्टी जाएगी या गांव जाएगी, लेके जाना है वो माँ बच्चे के साथ बाल कल्याण समिति में पेश होएगी और छुट्टी मिलेगी, वो चला जाएगी। सो बच्चा और माँ को हम कभी कतई अलग नहीं करते हैं। राइट मैम।